हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना हम सीख रहे थे। वस्तुओं के समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त कर सकें, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन कर सके, क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सके किसी भी वस्तु के बारे में। ठीक है, अभी कैसे आप वस्तुओं के समूह बनाएंगे? वस्तुओं के समूह बनाने को क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा था, वस्तुओं के समूह बनाने को आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण क्या है आपका? कुछ समानताओं के आधार पर कुछ वस्तुओं को आप एक समूह में रखेंगे, वही आपका क्या है? वर्गीकरण है। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है, कुछ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और कुछ आपका सर्कुलर या फिर आपका स्फेयर के शेप के ऑब्जेक्ट्स है, उनको आपने अलग अलग क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या किया? आयताकार वस्तुओं को अलग कर दिया, या वृत्ताकार जिनका आकार था, या फिर गोले के समान जिनका आकार था, उनको आपने एक साइड कर दिया। तो इस प्रकार से आपने दो समूह बना लिए अलग अलग। यही आपका क्या है? वर्गीकरण है। जब आप कुछ समानताओं के आधार पर कुछ वस्तुओं का एक समूह बनाएंगे तो उनका आप सिस्टम से स्टडी कर सकते हैं, और फिर बहुत सारी वस्तुओं को आपको एक एक करके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके एक ग्रुप के जो कुछ सामान्य गुण होंगे वो समान होते हैं, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक ग्रुप के लिए, वो सबके लिए क्या होती है? कॉमन होती है। इसके अलावा कुछ कुछ भिन्नताएं आपको हर जगह देखने को मिलती हैं, और एक्सेप्शन भी आपको सभी जगह मिलेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे, आप किस आधार पर करेंगे? तो आपने कहा था गुणों के आधार पर करेंगे, यानी कि वस्तुओं में कुछ गुण समान होंगे जिसके आधार पर उनको एक समूह में रखा जाएगा। सबसे पहले आपने बोला था अपीयरेंस कैसा है, यानी दिखावट या बनावट आप कह सकते हो, या देखने में वस्तु कैसी लग रही है। अगर वस्तु चमकदार है, उसमें एक चमक है एक प्रकार की, तो आप उसको एक ग्रुप में रखेंगे। अगर उसमें चमक नहीं है तो उसको आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो यानी चमक के आधार पर आप क्या करेंगे? वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। तो आपने कहा था कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चमकती हैं, जैसे आप लोहे की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया। ये सारी वस्तुओं में क्या होती है? एक प्रकार की चमक होती है। ये सारी धातुएं भी होती हैं, तो धात्विक चमक रखती हैं। कुछ समय बाद ये अपनी चमक को खो देते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि जैसे लोहा होता है, बहुत समय तक बाहर एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देंगे तो उस पर जंग लग जाता है, तो उसकी ऊपरी जो सतह होती है वो खराब होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी, जैसे आप कोयले की बात करते हो, लकड़ी की बात करते हो, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, तो ये गैर चमकदार आप पढ़ते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? और प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, पारदर्शिता, यानी अभी आप वस्तुओं को देखेंगे, जितना सारा सामान आपके सामने पड़ा है उनको आप किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे? ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि पारदर्शिता जिसे कहा जाता है। कुछ वस्तुएं उनमें से ऐसी होंगी जो अपने में से पूरे प्रकाश को गुजरने दे रही हैं, यानी कि जिनसे आर पार क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनसे हल्का हल्का आपको दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। वहीं पर कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनसे बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर आपके तीन ग्रुप बन जाएंगे। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी पदार्थ, और तीसरा ओपेक यानी कि अपारदर्शी पदार्थ। तो तीन ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, इस गुण के आधार पर ये भी हमने देखा था। और क्या गुण हो सकता है? कठोरता हो सकता है। अभी तो आप सिर्फ देख रहे थे, देखने में आपको कैसा लग रहा है? सपोज आपने कुछ वस्तुओं में प्रेशर अप्लाई करके देखा, दबाव लगाया, तो दबाव लगाने से क्या हो रहा है? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपना आकार नहीं बदल रही है। जैसे ये पेन है, मैं इसको दबा रही हूँ, खींच रही हूँ, इसको मरोड़ रही हूँ, इसका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? ये हार्ड हो गई, कठोर। वहीं पर अगर मेरे पास कॉटन होती रुई, मैं उसको प्रेशराइज करती तो वो दब जाता, मैं उसको खींचती तो वो खींच जाता, तो वो कैसा है? वो सॉफ्ट है आपका। तो कठोरता के आधार पर भी, या उन पर अप्लाई करने वाले प्रेशर के आधार पर भी आप वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। और किस तरह से? दो तरह के समूह बनेंगे। एक, जो वस्तुएं आपकी हार्ड है, कठोर है, जिनको संपीड़ित नहीं किया जा रहा है, जिनको खींचा नहीं जा पा रहा है, जिनका आकार में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, एक प्रकार की वस्तुएं ऐसी हैं जिनको आसानी से आप दबा पा रहे हैं, उनका आकार परिवर्तित कर पा रहे हैं,
जिनको आप खींच पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं, जिनको आप अलग अलग आकृति में आसानी से, जिनको आप काट भी सकते हैं, तो वो सारी आपकी सॉफ्ट यानी कि कोमल वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो समूह बन गए थे। फिर आपने क्या कहा कि कुछ वस्तुएं पानी में डूबती हैं, कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। इस आधार पर भी हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे वस्तुओं का। ठीक है, डिपेंड करता है कि उन वस्तुओं की डेंसिटी कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट, क्योंकि पानी में ही तो वस्तुओं को डाल रहे हैं ना। अगर पानी का घनत्व ज्यादा है वस्तु के घनत्व से, तो पानी आपका तैरेगी। अगर आपका पानी का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा और वस्तु का घनत्व अधिक हो गया, तो आपकी वस्तु क्या करेगी, डूबने लग जाएगी। तो पानी में वस्तुओं को डालेंगे और इस आधार पर भी आप वस्तुओं के दो समूह बनाएंगे, या फिर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु आपकी डूब सकती है और कौन सी वस्तु आपकी तैर सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी आपके दो समूह बन जाएंगे। ठीक है, देन आपने बोला कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर यानी विलेयता के आधार पर भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, यानी हमने पानी लिया और पानी में हमने वो सब्सटेंस डाल दिया, क्या वो उसमें घुल रहा है यानी डिसॉल्व हो रहा है, इस आधार पर भी आप क्या करोगे, वर्गीकरण करोगे। ठीक है, आपने कहा मैम हमारे पास चीनी था, नमक था, रेत थी, बालू थी और लकड़ी का बुरादा था। ठीक है, रेत बालू या मिट्टी आपने ले ली। ठीक है, इतनी सारी आपके पास सपोज 5 चीजें हो गई। ओके, फिर आपने क्या किया, 5 ग्लासेस ले लिए, पांचों में आपने पानी डाल दिया। आप क्या देखते हैं, जिस ग्लास में आपने नमक डाली, दूसरे ग्लास में आपने चीनी डाली। ठीक है, दोनों जो थे नमक और चीनी वो पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल गए या विलीन हो गए, ऐसा आप पढ़ते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो गए। आपको चीनी या नमक उस पानी में अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आप मिट्टी की बात कर रहे थे, आप बालू या रेत की बात कर रहे थे और लकड़ी के बुरादे की बात कर रहे थे, उसको आपने पानी में रखा, तो पानी में डालने पर आप क्या देखते हैं, बहुत समय तक भी अच्छे से घोलने पर भी वो विलीन नहीं होते या डिसॉल्व नहीं होते, वो आपको अलग से पार्टिकल, उसके सॉलिड पार्टिकल उसमें दिखाई देते। पानी में अगर मिट्टी डालकर आप देखेंगे तो मिट्टी आपको अलग से दिखती है, वो घुलती नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी आपकी क्या हो जाती है, वहां पर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी आप क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे पदार्थों को या वस्तुओं को कि उनकी विलेयता किस प्रकार से है जल के अंतर्गत। तो दो ग्रुप बनेंगे, एक जो जल में घुलनशील होंगे या विलेय होंगे, और एक जो जल में अविलेय या अघुलनशील होंगे। ठीक है, तो जल में विलेय क्या हो गया, आपका चीनी हो गया, पानी हो गया। विलेय का मतलब विलीन होना, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अविलेय का मतलब, अ का मतलब होता है नहीं, विलेय का मतलब है घुलना, जो विलेय नहीं हो रहा है यानी कि जो घुल नहीं रहा है। तो आप मिट्टी की बात कर रहे हो, बालू की बात कर रहे हो, सॉडस्ट की बात कर रहे हो, तो ये सारा क्या है, ये सारे अविलेय होंगे जल के अंतर्गत। ओके, तो इतना हमने यहाँ पर देख लिया था। कुछ वस्तुएं थी यहाँ पर विलेयता, जब आप पढ़ रहे थे उसमें, कि द्रव में जब हम जल को विलेय, हम किसी भी जल में अगर हम विलेय देख रहे हैं तो कौन कौन सी वस्तुएं आपकी वहां पर विलेय हो जाती हैं। ठीक है, जो आपको अलग से नहीं दिखाई देती हैं। ओके, सो द्रव की जल में विलेयता, बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ आप सॉलिड की बात नहीं कर रहे हो, कई सारे लिक्विड भी ऐसे होते हैं कि जो जल में घुल जाते हैं, जबकि बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन नहीं होते। और कई सारे लिक्विड्स आपने ऐसे देखे हैं, कई सारे द्रव भी आपने ऐसे देखे हैं जो पानी में डालने पर घुल नहीं रहे। ठीक है, तो अतः विलेयता के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटा जा सकता है। तो जल में विलेय कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आप कहते हो चीनी हो गया, नमक, नींबू का रस आप पानी में डालते हो तो वो आपको अलग से नहीं दिखता, घुल जाता है। ठीक है, सिरका हो गया आपका, ऑक्सीजन आपको जल में घुली हुई नहीं दिखती है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या कहते हो कि जो जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जल के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं। तो यानी ऑक्सीजन जो है वो जल में घुली हुई है, डिसॉल्व है वहां पर। ओके, जल में अविलेय वस्तुएं कौन कौन सी हैं, आपने कहा मैम बालू जो है वो पानी में घुल नहीं रही है, वो अलग से हमें उसके सॉलिड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। चॉक पाउडर को डाल के देखेंगे वो भी नहीं घुलेगी। लकड़ी के बुरादे की बात करते हैं वो भी नहीं घुलता है। तेल की बात करते हैं, ये सारे आपके जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, जबकि जल में ऑक्सीजन जो होता है वो विलेय होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे बालू, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, तेल, ये सभी जल में अविलेय हैं, यानी कि इनसॉल्युबल बोल लो या फिर जो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन को
श्वास के रूप में लेते हैं, यानी जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो मछलियां जल में जीवित नहीं रह पाती। तो यानी ऑक्सीजन जो है वो जल में घुल रही है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, ये विलेयता के बारे में था। आगे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके जी, ऐसी गैंड खाल आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है तो। ठीक है, डिसिप्लिन से क्लास में बैठेंगे। जीआईसी बछुआ बाण, आपको आवाज आ रही है? हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। जल्दी से इसे नोट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। जल्दी से नोट करिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर 2 लाइनें जो आपने ये पढ़ी हैं, इन्हीं के आधार पर आपके नए टॉपिक का निर्धारण होगा। जल में विलेयता के आधार पर, और वो भी किसकी विलेयता देख रहे हैं हम? किसी द्रव की विलेयता। आपने क्या देखा है, जैसे आपने बोला पानी में हमने नींबू का रस मिलाया मैम, तो क्या हो गया, नींबू का रस हमें अलग से नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर आपने कभी पानी और मिल्क, दूध जो होता है उसको एक साथ, जल और दूध को एक साथ मिलाया होगा, तो वो भी आप अलग अलग नहीं देख पाते कि पानी कहाँ है और जल कहाँ है, ये आपको अलग अलग नहीं दिखता। वहीं पर आपने कभी पानी में तेल को गिरते हुए देखा होगा, ये तेल और पानी का मिक्सचर आपने कभी देखा होगा, तो वो आपको अलग अलग दिखते हैं। तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आवश्यक है मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स को समझना। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनको आपका मिश्रणीय द्रव कहा जा रहा है, यानी ऐसे द्रव होंगे, ध्यान से सुनना, द्रव होंगे, लिक्विड्स होंगे, ठीक है। जैसा आपका क्या होता है, पानी होता है ना द्रव, वैसे ही जिसका आकार आपका निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो द्रव होते हैं। और इनमें तरलता, बहने का गुण होता है, ऊपर से नीचे की ओर ये बहते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, हमने कहा मिसिबल लिक्विड्स क्या है, ऐसे द्रव हैं जो आपस में मिलाए जाने पर आपस में क्या हो रहे हैं, एक तरह से डिसॉल्व हो रहे हैं, या फिर अच्छे से मिक्स होकर के एक होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि समांगी मिश्रण। जैसे कि आपने क्या किया, आपने पानी ले लिया सपोज, ठीक है, और पानी में आपने ऑरेंज जूस मिला दिया। जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया तो इस प्रकार का मिक्सचर आपको दिखा। ऐसा नहीं हुआ कि पानी आपको अलग दिख रहा है इसमें कि यहाँ तक पानी है और इससे ऊपर ऑरेंज जूस होगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। कभी कभी आपने मिल्क में भी वाटर को ऐड करके देखा होगा, यानी दूध में आपने पानी को मिला करके देखा होगा, तो वो भी इसी प्रकार से घुल जाता है, एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि पानी की लेयर अलग है और आपकी दूध की लेयर अलग बनेगी, ऐसा नहीं बनता। तो ऐसे कोई भी द्रव जो आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं और घुल करके एक प्रकार का समांगी मिश्रण बना रहे हैं, उनको मिसिबल लिक्विड्स यानी कि आपका मिश्रणीय द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, हम वर्गीकरण कर रहे थे, समूह बना रहे थे। तो आपने कहा मैम हम पदार्थों का समूह इस आधार पर भी बना सकते हैं कि वो जो दोनों है वो क्या मिश्रणीय है या नहीं है। तो एक आपके मिश्रणीय द्रव आ जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएंगे, अमिश्रणीय द्रव। तो मिसिबल लिक्विड्स क्या है, मिसिबल लिक्विड्स आर लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन ईच अदर, जो एक दूसरे में घुल रहे हैं, जैसे यहाँ पर पानी और ऑरेंज जूस एक दूसरे में घुल रहा है। इसके अलावा दूध की बात आप करते हैं, वो पानी में घुल रहा है अच्छे से। आप किसकी बात करते हैं, आपने कभी शैम्पू को पानी में डालकर देखा होगा तो वो भी घुल जाता है। तो ये कैसे है, होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं आपस में घुल करके। सम लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन एंड शैम्पू also mix with water to form a solution. Such liquid are said to be miscible with water. ये जल के साथ मिश्रणीय घोल बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का समांगी मिश्रण, समांगी यानी समान अंगी मिश्रण, यानी कि हर सैंपल में आपको जो कंपोजिशन है वो सेम मिलेगा। जैसे कि आपने क्या कहा, पानी में हमने चीनी को बहुत अच्छे से घोल लिया है तो मिठास हर जगह पर समान होगी, यानी कि जो पहला सिप आप उससे लोगे उतनी ही मिठास होगी, लास्ट का सिप लेंगे तो उतनी ही मिठास होगी। तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ द्रवों की बात की जा रही है, द्रव भी आपस में समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो ये कैसे हैं, आपस में मिश्रणीय है, यानी कि आपका क्या कहा जा रहा है, मिसिबल इनको कहा जा रहा है। एग्जाम्पल हो गया मिल्क एंड वाटर, यानी जल और दूध का जो मिश्रण बनेगा, और ऑरेंज जूस एंड वाटर, यानी कि ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस जो होगा वो पानी के साथ आपको एक मिश्रणीय तरल या द्रव बना करके देगा, ठीक है। ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो एक सजातीय या समांगी मिश्रण बनाने के लिए एक दूसरे में घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं, आप पढ़ते हैं।
ग्लिसरीन और शैम्पू जैसे कुछ तरल पदार्थ भी पानी के साथ मिल करके एक घोल बनाते हैं। डिसॉल्व होना, सॉल्यूशन बनाना, यानी कि घोल, सिंपल सा। ओके, तो ऐसे द्रवों को मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है आपका कि मिश्रणीय द्रव क्या है। ऐसे द्रव हैं जो आपस में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। पहले आपने क्या कहा था कि हमने जल में किसी सॉलिड को घोल करके देखा, लिक्विड को घोल करके देखा, या किसी गैस को डिसॉल्व करके देखा, तो वो सिंपल विलेयता के अंदर आया। लेकिन जब आप सिर्फ मिश्रणीय द्रवों की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ आप दो द्रव ले रहे हो, दो लिक्विड्स को ले रहे हो और उनको घोल करके देख रहे हो कि क्या वो आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो कैसे, मिश्रणीय तरल या मिश्रणीय द्रव इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। उदाहरण भी हो गया, दूध और पानी का मिश्रण जैसे आपका बनता है, और दूसरा आपका क्या है, संतरे का रस और पानी। तो ये दोनों ही आपके क्या है, मिश्रणीय द्रव के उदाहरण हैं। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो मिश्रणीय द्रव आपको समझ आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या है, अमिश्रणीय, जिन्हें कहा जा रहा है। अमिश्रणीय द्रव कौन से हैं, इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे द्रव, मैंने क्या कहा था, अभी पानी में जरा सा तेल डालकर देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा तेल वेस्ट मत करना, घर जाना एक गिलास में पानी लेना, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर देखना। दूसरे ग्लास में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा लेना, बहुत ज्यादा वेस्ट मत कर देना। इसके बाद आप लोग दोनों ग्लासेस में क्या अंतर देखते हैं, एक में आपको ऑयल की अलग से लेयर बनते हुए दिख रही होगी, यानी ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। मिल्क की बात आप लोग कर रहे हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो दोनों को आप इस आधार पर क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, समूहों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर, मिश्रणीय और अमिश्रणीय। तो आपने क्या कहा, जो ऑयल और वाटर होगा वो कैसा होगा, अमिश्रणीय, और जब दूध और जल की बात आप कर रहे हो यानी मिल्क और वाटर, वो आपका कैसा हो जाएगा, मिश्रणीय। तो इमिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो इमिसिबल कैसे हो गए, जो आपस में घुल नहीं रहे। आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है अच्छे से, मिश्रणीय अच्छे से पढ़ लिया, ठीक उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अमिश्रणीय हो जाएगा। क्लियर है, मिश्रणीय में आपने कहा कि बहुत अच्छे से घुल रहे हैं एक दूसरे में, अमिश्रणीय क्या हो गए, जो घुल नहीं रहे हैं। सो immiscible liquids are those liquids that do not mix well in each other. Two liquids are said to be immiscible if they do not mix or dissolve in each other completely and form two distinct layers and can be separated easily. ठीक है, आपने कहा मैम हम दूध और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे आसानी से, लेकिन अगर आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर देखेंगे, तेल और पानी का, तो वो चूंकि अलग अलग लेयर आपकी बन रही है इस प्रकार से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो आप उन डिस्टिंक्ट लेयर, क्योंकि आपको दिख रही है, विजिबल है, यहां तक एक लेयर है, यहां से दूसरी, इस प्रकार से तीसरी, चौथी, 4 लेयर बन रही है आपके अलग अलग, तो आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो अमिश्रणीय द्रव क्या है, वे तरल पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। दो तरल पदार्थों को अमिश्रणीय कहा जाएगा। ठीक है, यदि वे एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित या घुलते नहीं हैं और दो अलग अलग परतें बनाते हैं और आसानी से अलग हो जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। जैसे आपने क्या कहा, तेल और पानी का मिश्रण जो है वो अमिश्रणीय द्रवों में आएगा। मिट्टी का तेल और पानी की बात करेंगे तो ये भी अमिश्रणीय में आएगा। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया सभी को, हैंड रेज करिए, समझ में आ गया जितना आज पढ़ाया, जल्दी से हाथ उठाइए, समझ आ गया है तो वेरी गुड। जीआईसी गैन खाल समझ आया जो पढ़ाया, वेरी गुड। चलिए माइक ले लीजिए बच्चों जल्दी से, जीआईसी गैन खाल, जीआईसी बछुआ बांग। क्या नाम है बेटा? मैम माय नेम इज आयुष नेगी। आयुष, आयुष आपको जो आज के सेशन में पढ़ाया वो समझ में आया? यस मैम। यस, क्या क्या पढ़ा आज हमने? मैम मिश्रण जल में विलय। जल में विलय, चलिए विलय क्या होते हैं बताइए? मैम मैम जो पानी में घुल जाए। वेरी गुड, जैसे उदाहरण बताएंगे आप, कोई एग्जाम्पल? मैम चीनी, नमक, नींबू का रस, वेरी गुड, सिरका, ऑक्सीजन आदि। वेरी गुड। तो विलय वो हैं जो घुल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, अलग से आपको उनके पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेरी गुड आयुष। गर्ल्स में यस किसी को मैम। माइक दे दो जल्दी से। गर्ल्स में माइक दे दो किसी को, लड़कियों को किसी को दे दो माइक।
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मैम माय नेम इज साक्षी। साक्षी। साक्षी बताएंगे विलेय, हमें आयुष ने बताइए। आप बताइए अविलेय क्या होते हैं? जो घुलते नहीं है। वेरी गुड, जो घुलते नहीं है। किसमें हम विलेयता देख रहे? किसमें घोल रहे हो आप बताओ? बालू। बालू को किसमें लकड़ी डालोगे का बताओ? पानी। वेरी गुड, पानी में हम विलेयता देख रहे थे। तो आपने कहा बालू जो है, लकड़ी का बुरादा जो है, वो पानी में घुल नहीं रहा है, तो ये कैसे हो गए? अविलेय हो गए। वेरी गुड साक्षी, सिट डाउन। और कोई बात करेगा जीआईसी गैंड खाल से? जीआईसी बछुआ बांध। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गौरव। चलिए गौरव, आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा? मैम मिश्रणियाँ और विलय और अविलय। वेरी गुड। मिश्रणीय क्या होते हैं आप बताएंगे? वे तरल पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं। घुल जाते हैं पानी में, ठीक है। या ऐसे भी कोई भी द्रव हो सकते हैं जो आपस में घुल रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? मिश्रणीय। उदाहरण बताएंगे? नींबू का रस, संतरे का जूस और पानी के साथ, ठीक है। जब उसको आप पानी में डालते हैं तो वो आपको अलग अलग दिखेगा नहीं, ठीक है। वेरी गुड गौरव। और किसी को माइक दे दो जल्दी से। गुड मॉर्निंग क्या मैम। नाम है बच्चे? वेरी गुड मॉर्निंग। मैम लक्ष्य लक्ष्य। लक्ष्य। अमिश्रणीय तरल क्या होते हैं? जो पानी में नहीं घुलते। जो घुलते नहीं है, ठीक है। आपस में कोई भी द्रव हो सकते हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो उनको आप अमिश्रणीय बोल रहे हो। इंग्लिश में अमिश्रणीयों को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, इमिसिबल। क्या कहेंगे बच्चे? इमिसिबल। इमिसिबल। और जो मिश्रणीय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मिसिबल। ओके। चलिए लक्ष्य, उदाहरण बताइए कोई अमिश्रणीय द्रव का। चौक, बालू, चौक। अमिश्रणीय द्रवों को पढ़ रहे हो आप। अमिश्रणीय द्रव, तेल और पानी को जैसे आपस में मिलाते हो तो उसका अमिश्रणीय द्रव बनता है। ओके, वेरी गुड लक्ष्य। सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। आपको यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से। यहाँ पर अमिश्रणीय द्रव के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आने वाले सेशन में एक टॉपिक रह जाता है जहां पर आप सेपरेशन की बात करेंगे कि अगर तेल और पानी की लेयर अलग अलग बन रही है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में, तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे, पृथक कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी गैंग खाल से आयुष ने और साक्षी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीआईसी बछुआ बांध से गौरव और लक्ष्य ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और सभी स्कूल्स को ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।